हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 28 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 130 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटर को पूरे दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है, और ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं पूरे दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बी वनलालवना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कंबोडिया में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बी वनलालवना को कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो शिगेरू ये जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह अगले सप्ताह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन वर्तमान में संसद को नियंत्रित करता है, और ये फूमो किशिदा की जगह लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी CDAT बेंगलुरु परिसर का दौरा किया और 5G ORAN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन का भी उद्घाटन बेंगलुरु मुख्यालय में किया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है? तो 10 एयरलाइंस के साथ साझेदारी की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है। इस लिस्ट में सहयोग के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में एयर अस्ताना, एयर इंडिया एक्सप्रेस, मलेशिया एयरलाइंस, ओमान एयरलाइंस, क्वांटास, सिंगापुर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस और वर्जिन अटलांटिक एवं विस्तारा भी शामिल हैं, जो मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर बिजनेस क्लास किराए पर 20% तक छूट प्रदान करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आईफा अवार्ड्स 2024 UAE के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये अबू धाबी में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा महोत्सव 2024 का आयोजन 27 से 29 सितंबर को एतिहाद एरीना यास द्वीप अबू धाबी में किया जाएगा। देखिए, 24वें संस्करण में 5 प्रतिष्ठित फिल्म उद्योगों में भारतीय सिनेमा का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें आईफा उत्सव पुरस्कार दक्षिण भारतीय सिनेमा, आईफा पुरस्कार हिंदी सिनेमा और आईफा रॉक्स संगीत, फैशन और मनोरंजन भी शामिल है। ये जो है प्रदान किए जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की
शुरुआत की है, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। कि जो सामाजिक समावेश, रोजगार और आर्थिक प्रगति पर केंद्रित एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल है। देखिए 6 पर्यटन स्थलों पर शुरू की गई यह पहल जो है कैब ड्राइवरों, होटल कर्मचारियों और विक्रेताओं जैसे स्थानीय लोगों को राजदूत और कहानीकार बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे पर्यटकों के अनुभव में वृद्धि होती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत, ब्राजील और किस देश ने संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी प्रयास पर जोर दिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ दिया गया ज्वाइंट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ब्राजील के मैरो विएरा और दक्षिण अफ्रीका के रोनाल्ड लामोमा ने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क की 19वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की और उन्होंने विशेष रूप से अलकायदा, आईएसएस, दाएश, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और उनसे जुड़े समूहों को निशाना बनाकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। देखिए आईबीएसए इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका फोरम भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को एक साथ लाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मौसम एवं जलवायु अनुसंधान के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियां का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार किए गए नए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी एचपीसी सिस्टम अर्का और अरूणिका का उद्घाटन किया। याद रखेंगे अर्का और अरूणिका इसका नाम है। इसमें 850 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। देखिए पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान यानी आईआईटीएम और नोएडा में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी एमआरडब्ल्यूएफ में स्थित ये विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत की कंप्यूटेशनल क्षमताओं को बढ़ावा देंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी WTSA का मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत अक्टूबर में जो है अक्टूबर 2024 में पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करने जा रहा है और इसकी तैयारी के लिए दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में राष्ट्रव्यापी आउटरीच सत्र शुरू किए हैं। जिसमें होगा क्या, जिसमें देखिए वैश्विक संचार के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 950 से अधिक छात्र शामिल होंगे। इसमें 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसे ग्लोबल नेटवर्क संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत को भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच ग्लोबल नेटवर्क के लिए 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। और देखिए G20 ढांचे के तहत शुरू किए गए ग्लोबल नेटवर्क में 121 सदस्य देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ सीमा पार भी सहयोग बढ़ाना है। देखिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी नेटवर्क के भीतर भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो देखिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अब AFSPA यानी एस्पा अभी भी विस्तार किया गया है इसका। देखिए उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की खाकी में स्थित प्रतिज्ञ यानी ये बुक है इसका विमोचन किया है। और केंद्र सरकार ने गिर यानी गुजरात के गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। डीआरडीओ और किस आईआईटी संस्था ने HBLED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ तैयार किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। चलिए अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। देखिए, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय 27 सितंबर को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले करंट की। तो केंद्र सरकार ने नागरिकों की आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, केंद्र सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बता दें कि नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। और बात करते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। तो श्रीलंका ने सभी विदेशियों के लिए वीज़ा जारी करने के लिए ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन आधारित व्यवस्था की शुरुआत की है। बात करते हैं अगले करंट की। तो अमेरिका, फ्रांस और उसके कुछ सहयोगी देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर 21 दिन के तत्कालिक संघर्ष विराम का आह्वान किया है। इन्होंने आह्वान तो किया है, लेकिन इजराइल ने मानने से मना कर दिया है। चलिए बात अगले करंट की। तो गृह मंत्रालय ने अरुणाचल में और नागालैंड के कुछ जिलों में अप्सा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने SMS ट्रैफिक के लिए वाइट लिस्टेड URL APKs या OTT लिंक को अनिवार्य कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो रेल मंत्री वैष्णव ने त्योहारी सीजन के लिए 12,500 कोचों की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा और दिवाली के लिए 12,500 कोच और 108 विशेष ट्रेन जोड़ने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की यात्रा को आसान बनाना है। देखिए, भारतीय रेलवे 2024-25 के लिए 5,975 विशेष ट्रेनों को अधिसूचित किया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा मिलने का अनुमान है। और रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण में भारत की प्रगति पर भी जोर दिया है। वंदे भारत। चलिए बात अगले करंट की करते हैं। तो हरिकेन हेलेड ने फ्लोरिडा में श्रेणी 4 के तूफान के पहुंचा। देखिए, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ तूफान हेलेन जो है फ्लोरिडा के बिग बेंड क्षेत्र में विध्वंस मचाया है। देखिए, हेलेन जो है 2024 का चौथा अमेरिकी भूस्खलन हरिकेन है। भूस्खलन नहीं, तूफान है। देखिए, हरिकेन जो है चक्रवात और टाइफून बड़े घूर्णी तूफान होते हैं और गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। देखिए, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इन तूफानों को टाइफून कहा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी में इन्हें तूफान कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं उच्चतम न्यायालय के दिए हुए एक वाद के बारे में। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को भारत के सभी महिलाओं की रक्षा करता है, ये ऐसा एक वाद दिया है। देखिए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत के सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वह किसी धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि की हों। और इस अधिनियम की पहचान एक नागरिक संहिता के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना है। यह किसी भी घरेलू संबंध में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। चलिए जानते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो जापानी युद्धपोत ने ताइवान जलडमरू मध्य से होकर जाने का अधिकार जताया है। इसका देखिए वैकल्पिक नाम जो है ताइवान जलडमरू मध्य का फार्मोसा जलडमरू मध्य भी है, और यह ताइवान और महाद्वीपीय एशिया को अलग करता है।
बात करते हैं यहाँ पे स्थित बंदरगाह की, तो प्रमुख बंदरगाह में अमोय चीन का बंदरगाह है और काओ हिस्सो ये ताइवान का बंदरगाह है। देखिए नदियाँ यहाँ पे चीन फुजियान प्रांत के जियोलोंग और मीन नदियाँ निकलती हैं और प्रमुख द्वीप जो है पेंगू, जियामेन और पिंगटन द्वीप स्थित है यहाँ पे। इसका सामरिक महत्व है जिसके कारण चीन यहाँ पे किसी को जाने नहीं देता है। दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है और प्रमुख कार्गो मार्ग मछली पकड़ने का मैदान चीन के लिए जो है महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक महत्वपूर्ण मछली प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।